हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन। सो लेबर लेजिस्लेशन से मैं आपको बता दूं, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड यू गेट ऑल दो सेशंस एंड वीडियोस एज वेल। और आपको वो सारे ही सेशंस पसंद आएंगे। इवन वो सारे ही जो मैंने टॉपिक्स कराए हैं, जो सेशंस लिए हैं, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो वहां पर आप एकदम से आपके आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो लगेगा कि आपने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। बट वो क्वेश्चन आप देखे भी रहते हैं, पढ़े भी रहते हैं। वो होता क्या है कि आपके माइंड में वो क्वेश्चन रिटेन नहीं रहता। वो क्यों नहीं रहता? क्योंकि आप एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज का रट्टा मार के जाते हैं, राइट। सो रट्टा मार के जाने पर यही होता है। लेकिन अगर आपका बेस मजबूत है, आपका थ्योरी मजबूत है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो क्लियर हैं, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इवन दो वो क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछा हो, लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपने जो किया है उसका पावर है आपके पास, राइट। सो हम अपने पावर को बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे कि सब ये भी खत्म कर लें, वो भी खत्म कर लें, बट पकड़ किसी पर भी ना हो, आपकी कमांड किसी पर भी ना हो। सो बेटर आप क्वालिटी स्टडी करिए। बट यस, इस दौर में आपको क्वालिटी के साथ साथ अपनी क्वांटिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्वांटिटी इन द सेंस ऑफ लोग, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन की क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि आपके पास वेरिएशन रहे, आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का नॉलेज रहे, राइट। सो आज का हमारा जो सेशन है, मैं आपको स्लाइड पर लेकर जा रही हूँ, जहां से हमें आज का ये सेशन स्टार्ट करना है, राइट। लास्ट सेशन हमने बात की थी लेबर लॉज इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कौन कौन से लॉज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया था, कौन से लॉज थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, और कौन से लॉज हैं जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलके बनाती हैं, राइट। दोनों ही अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल होता है दोनों के द्वारा। तो उसके बाद हमने देखा था सेशन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का ओरिजिन कब हुआ था, कैसे हुआ था, राइट। और उसका उसको कब लाया गया था, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट सेशन में। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। सो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें देखना है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव्स में भी हमने देखा था, लास्ट सेशन में हमने देखा था 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं फैक्ट्रीज एक्ट के। सो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो आप उस सेशन को पहले जाइए, देखिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद का हमारा जो सेशन है वो है डेफिनेशंस की बात करेंगे। डेफिनेशंस के अंदर हम सेक्शंस की बात करेंगे कि कौन से सेक्शन में क्या आता है, उसकी बात करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस, राइट। सो डेफिनेशंस में पहले देखेंगे सेक्शन 2 के अंदर क्या आता है। सेक्शन 2 के अंदर हम बात करेंगे एडल्ट की। एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स। एडल्ट को कौन पर्सन होता है जो कि आप कहेंगे कि ये एडल्ट है? क्या क्या स्पेसिफिकेशन उसका है? तो स्पेसिफिकेशन ये है कि जो पर्सन 18 ईयर्स का हो जाए, मतलब उसने अपनी एज 18 ईयर्स की कंप्लीट कर ली है, दैट पर्सन विल कॉल्ड एडल्ट। एडोलसेंट कौन होते हैं? एडोलसेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 15 ईयर्स बट नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स। एडोलसेंट कौन होते? लोग बोलते हैं ना कि बच्चा एडोलसेंट वाली एज में चला गया है। उस एज में बच्चा एक हीरो वर्शिपिंग वाली चीज होती है उसके अंदर। वो समाज से सीखता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है, लोगों की एक्टिविटी से सीखता है। उसके अंदर हीरोइज्म होती है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म होता है उस पर्सन के अंदर कि ये जिंदगी में ये करना है, वो करना है, ये कर दिखाना है। तो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं। कौन? एडोलसेंट्स होते हैं, जो कि 14 से 18 ईयर्स की एज के बीच, 15 से 18 ईयर्स के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर। सो आप समझ गए कि 18 ईयर्स जो कंप्लीट कर लेते हो वो एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं, और जो 15 से मतलब 14 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, 15 से 18 ईयर्स की जो एज में है, उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे एडोलसेंट। एडल्ट कौन होंगे? 18 ईयर जो कि कंप्लीट कर चुके होंगे। चाइल्ड किसको बोलेंगे? चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15 ईयर्स। कहीं कहीं पे 14 ईयर्स दिया जाएगा, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट में बोला गया है कि जब तक बच्चा 15 ईयर्स ना कंप्लीट कर ले अपना, वो चाइल्ड ही कहलाएगा, राइट। सो चाइल्ड के केस में अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस भी होनी चाहिए कि जब 15 ईयर्स का बच्चा हो जाए, 15 साल कंप्लीट कर ले, तब तक वो चाइल्ड की कैटेगरी में रहता है, जब तक कि वो 15 साल कंप्लीट ना कर ले। यंग पर्सन कौन होते हैं? यंग पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलसेंट।
यंग पर्सन वो होते हैं या तो वो चाइल्ड होते हैं या तो वो एक एडोलसेंट होते हैं, i.e. अ पर्सन हु अंडर 18 ईयर्स, जो 18 साल की एज के दायरे में रहते हैं वो कौन होते हैं, वो यंग पर्सन्स होते हैं, उनको यंग बोला जाता है। मैंने बताया ना कि जो एडोलसेंट वाली एज होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा हीरो वर्शिपिंग रहती है, बच्चे दूसरों को देख करके सीखते हैं, एक्टिविटीज़ को देखते हैं, समाज को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनसे उस टाइम उनके अंदर वो एक भावना रहती है, वो कि ये इंतजाइज्म रहता है कि ये कर दिखाना है, वो कर दिखाना है। उनके जो एम्बिशंस होते हैं उसी एज में जनरेट होते हैं, उसी एज में वो एम्बिशियस बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या है? कैलेंडर ईयर्स मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिगिनिंग विथ द 5 days ऑफ जनवरी इन एनी ईयर। सो क्या है, कब से वो स्टार्ट कब से होता है? जो कैलेंडर ईयर होता है वो 12 महीने का होता है। और दूसरा चीज क्या उसका है स्पेसिफिकेशन, विद द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन एनी ईयर, मतलब ऑब्वियस ही बात है, 12 महीने का एक साल होता है तो वो कैलेंडर ईयर हो गया। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी से, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डे क्या होता है? आपको ये सब चीजें आपको लगेगा क्या पढ़ा रही हूँ, बहुत इजी है, लेकिन ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं इजी ही कॉन्सेप्ट पे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इजी क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, ट्रिकी इन द सेंस कि आप सॉल्व नहीं कर पाते, आपको कंफ्यूज करते हैं, आपका जो 2 नंबर बनना होता है वो आपका खा जाता है। सो ये जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये भी आपको याद रखनी चाहिए। डे देखेंगे। डे मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट। 24 आवर्स का एक दिन होता है। वीक क्या होता है? वीक मीन्स पीरियड ऑफ 7 days बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट और सच अदर नाइट एज मे बी approved in writing for a particular area by the chief inspector of the factory। so जो chief inspector होता है फैक्ट्री का वो डिसाइड करता है। और वीक कब से स्टार्ट होता है? वीक स्टार्ट होता है मिड ऑफ द सैटरडे, मतलब 12 बजे के बाद से आपका डे स्टार्ट हो जाता है वीक डेज। कितने लोग सोचेंगे कि ये संडे होना चाहिए, वीकडेज कब स्टार्ट होता है? मिड ऑफ द संडे। नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो वीक स्टार्ट होता है, जो वीक का जो डे होता है वो 7 days का होता है। और वीक स्टार्ट कब से होता है? दैट बिगिनिंग एट मिड नाइट ऑन सैटरडे नाइट और सच अदर नाइट एज मे बी अप्रूव्ड इन राइटिंग। सो स्पेशली जो सैटरडे की मिड नाइट है वो स्टार्ट हो जाती है एज अ वीक, मतलब वीक स्टार्ट होता है सैटरडे मिडनाइट से, और ये रिटेन है बाय द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री। मशीनरीज को देखेंगे। क्या है मशीनरी? मशीनरी मीन्स ऑल अप्लायंसेस बाय मीन्स ऑफ विच पावर इज जनरेटेड, ट्रांसफर्ड और अप्लाइड मशीनरी, प्राइम मूवर्स प्लस ट्रांसमिशंस। सो मशीनरी क्या होती है? एक वो मशीन होती है जो कि ह्यूमन, मशीन को आप ह्यूमन बीइंग नहीं कह सकते हैं। वो क्या होता है? जो मशीन एक पावर जनरेटेड होती है, ट्रांसफरेबल होती है और अप्लाइड होती है, उसको अप्लाई किया जाता है। मशीनरी का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे इसको रिस्पेक्टिव वर्ड में अगर आप समझें इसको तो देखेंगे मशीनरी इज इक्वल टू प्राइम मूवर्स प्लस ट्रांसमिशन। दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मशीनरी। ए देखेंगे, ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेक्शन 2K। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेक्शन 2 में कौन आता है? एडल्ट आते हैं, एडोलसेंट आते हैं, आपका डे आता है, वीक आता है, मशीनरीज आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2K के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मींस एनी प्रोसेस फॉर, क्या क्या प्रोसेस है? मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ornamenting, finishing, packaging, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing or otherwise treating or adapting any article or substance with a view to its use, sale, transport, delivery or disposable और। सो आई थिंक आपको ये इजीली समझ में आएगा कि कोई भी चीज जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कौन सी आएगी। सबसे पहले आपको ये सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है सेक्शन 2K के अंदर, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद करना है। बाकी की चीजों आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। सो वो क्या होता है? मेकिंग, जहाँ पे चीजें बनाई जाती हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। ऑल्टरिंग, किसी चीज को सही शेप देना। रिपेयर करना, कोई चीज खराब हो इसको रिपेयर करना। ऑर्नामेंटिंग, ऑर्नामेंटिंग मतलब जहाँ पे गहने वहने बनाए जाते हैं। फिनिशिंग का काम जब होता है, जब कोई चीज बनने के बाद उसमें खूबसूरत रूप देना है, रंग देना है, इसको एक अच्छे ढंग से उसको बनाना है, तो उसको बोलते हैं फिनिशिंग। बोलते हैं ना कोई चीज बना के दे दी गई आपको, लेकिन आप देखने के बाद कहते हैं अरे अच्छी तो है लेकिन इसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं है, तो फिनिशिंग वाले काम को भी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ही डाला जाता है। ऑयलिंग, पैकेजिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप,
डिमोलिशिंग मतलब किसी चीज को, मतलब सपोज बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया जाए, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसको खराब कर रहे हैं तो उसको अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, राइट। और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडेप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद अ व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजेबल, और pumping oil, water, sewage or any other substance, और तीसरा है generating, transforming और transmitting power, और चौथा है composing type for printing, printing by later press, lithography, photogravure और अदर सिमिलर प्रोसेस और बुक बाइंडिंग। ये सारे ही सारी ही चीजें, सारे ही मटेरियल्स जो हैं आप देख रहे हैं आपके सामने, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है सेक्शन 2K के अंदर। पांचवा है कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रीफिटिंग, फिनिशिंग और ब्रेकिंग ऑफ शिप्स और वेसल्स, और लास्ट है प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। सो ये सारे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो ये आपको जनरली अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप अंडरस्टैंडेबल है कि आप ये सारी चीजें इजीली समझ सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आता है। याद क्या रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है किसके अंदर, दैट कम्स अंडर सेक्शन 2K, ये आपको याद रखना है। सो इस सेशन को हम शॉर्ट एंड स्पेसिफिक रखेंगे, आप इसका रिवीजन करिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।